नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्क्रिबलर्स और स्क्राइब के को-फाउंडर श्री देवेश्वर दयाल जी को। तो देवेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। देवेश्वर जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो स्टार्टअप है एकेडमिक राइटिंग का, ये करता क्या है? हमारी जो फर्म है, इसको हमारा जो काम है वो है कि आप जब किताब आप तक पहुंचता है तो उस किताब को आप तक पहुंचने के पहले बहुत से फेजेस से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। उसमें से कुछ फेज़ को हम कहते हैं लैंग्वेज एडिटिंग, कुछ फेज़ होता है टाइप सेटिंग, एक फेज़ होता है इंडेक्सिंग, और ऐसे कर करके बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो हमारा स्टार्टअप फ़िलहाल क्या कर रहा है कि उन बहुत सारे फेजेस में से कुछ फेजेस को, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है और वहाँ पे अपना हम एक नीचे कार्व कर रहे हैं। अब जैसे हमारा एक्सपर्टीज़ हो गया लैंग्वेज एडिटिंग में और ऑल टेक्स्ट राइटिंग में। तो लैंग्वेज एडिटिंग क्या है कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी एक्सपर्ट ने लिखी होगी उस किताब को, वो एक वैज्ञानिक हो सकता है, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, और उसने अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से, अपने एक्सपीरियंसेस को उस पूरी किताब में लिखा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरह से लिख रहे हैं वो लिखने का सिलसिला मज़ेदार हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिख रहे हैं वो पूरी तरह से सच हो। तो हम जैसे लोग जो लैंग्वेज एडिटर्स कहलाते हैं वो, या प्रूफ रीडर्स कहलाते हैं, हम लोग वहाँ पे हमारा वहाँ पे एंट्री होता है और हम आपकी किताब को पढ़ते हैं और जहाँ जहाँ पे लैंग्वेज को सुधारने का स्कोप होता है हम वो करते हैं। अब लैंग्वेज सुधारने का मतलब आप जो देख रहे हैं वर्ड फाइल में ग्रामर चेक वगैरह होता है, तो ये हमारा चेकिंग जहाँ ग्रामर चेक ख़त्म होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं चेकिंग। बेसिक चेकिंग आपका ग्रामर चेक कर देता है कि भाई स्पेलिंग कहाँ पे गलत है, फुल स्टॉप कहाँ पे मिसिंग है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वगैरह वगैरह, ये सारे ऑटोमेटेड है। ये ऑटोमेटेड है। मगर कई दफ़ा क्या होता है कि कोई एक कॉमन सा नाम ही प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे आप किसी एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप कहीं जाते हैं, अगर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आपके स्लाइड का कुछ नाम होगा, मे बी एनी रैंडम नेम, आप समझ लीजिए राम झूला कह लीजिए। तो राम तो खैर प्रॉपर नाउन है ही, बट यहाँ पे झूला भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो ये आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट को, समझते हैं कि ऑथर जो हैं, जो लेखक हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके हिसाब से हम उनकी भाषा को सही करते चले जाते हैं ताकि पढ़ने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। प्रॉब्लम्स आपने क्या क्या ऐसा महसूस किया कि प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आपको, जिसको आप अभी सर्व कर रहे हैं, जिनका सोल्यूशन आप अभी देख रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स हमने जो आइडेंटिफाई किया है, प्रॉब्लम्स हमारा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो ये जो पब्लिशिंग सेक्टर है हमारा, ये ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ लेके चल रहा है। कुछ साल पहले तक ये 2088 बिलियन डॉलर का इसका टोटल रेवेन्यू था। लास्ट ईयर ये करीब 516 बिलियन के आसपास हो गया है, और 2024 के आसपास इसका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो करीब 718 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो ये बहुत ही फ्लरिशिंग सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ ईयर ऑन ईयर होते चला जा रहा है। तो हम लोग इस सेक्टर में अपना एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है कि आप जो देख रहे हैं कि ग्रोथ तो है, और दिक्कत ये है कि इस सेक्टर में जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है। जैसे कि जिस तरह की अंग्रेज़ी के जानकार या जिस तरह के नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के जानकार चाहिए वो नहीं है। तो वो गैप बहुत ज़्यादा है। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इस चीज़ को? ये हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है
कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है रिसोर्सेज का, सप्लाई बहुत कम है। और झारखंड में क्या है कि हम लोग का जो लिटरेसी रेट है हमारे झारखंड का, वो नेशनल एवरेज से बस ज़रा सा कम है, ऑलमोस्ट हमारा बराबर है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर आप देखें तो हमारा नेशनल एवरेज से बस दोगुना है। तो ये तो बहुत ही मतलब विडम्बना है ना कि आप लिटरेसी रेट आपका बिल्कुल यहाँ पे है और आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पे है। तो उस गैप को ब्रिज करना है। हमने ये भी सुना है कि जो आपने अभी जैसे लिटरेसी रेट की बात करी, तो हमने ये भी देखा है कि आप अपने स्टार्टअप में जो लिटरेट वुमेन हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, किसी कारण से उन्हें जॉब क्विट करना पड़ा हो या एम्प्लॉयमेंट से दूर रही हो, उनको आप शामिल करते हैं। ये कैसे हो पाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हमारे यहाँ जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसमें क्या होता है कि अक्सर अच्छी पढ़ी लिखी जो फीमेल्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो पढ़ने के बाद, शादी के बाद अक्सर बच्चे हो जाते हैं तो वो छोड़ देती हैं काम। और हमारा जो सोसाइटी का जो नॉर्म्स है वो कुछ ऐसा है कि उन्हें वो अपना काम छोड़ के अपने बच्चों की परवरिश में ज़्यादा रुझान होता है उनका। तो ऐसी 90% जो फीमेल्स छोड़ती हैं काम शादी के बाद, वो बच्चों की वजह से छोड़ती हैं। अब 2-3 साल तक बच्चों के पीछे भागती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, लिटरेट इनफ रहते हुए, और उसके बाद उन्हें लगता है कि यार बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई अब क्या करें, अब तो मिशन अकम्प्लिश्ड, अब क्या करें। तो वहाँ गैप भी रह जाता है, जॉब मिलने में दिक्कत होती है। और बच्चों के थोड़ा बड़े होने के बाद भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें कहते हैं कि 70% फीमेल्स जो जॉब छोड़ देती हैं वो दोबारा चाहती हैं कि कुछ पार्ट टाइम की तरह का काम मिले, एंगेजमेंट रहे, जो 3-4 घंटे काम करें, थोड़े ठीक ठाक पैसे बन जाएं, और हमारा जो घर की जो जिम्मेदारी है, जो बच्चों की जिम्मेदारी है, वो भी चलता रहे। तो हम वो प्लेटफॉर्म उन्हें दे रहे हैं कि आप आएँ, आपका हम टेस्ट लेंगे, आपको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस पर्टिकुलर रोल के लिए सूटेबल हैं, और उसके हिसाब से आपको हम काम देंगे। काम देने के पहले हम आपको ट्रेन भी करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ कोर्स हम किसी से किसी तरह का कुछ पेमेंट चार्ज नहीं करते हैं। ट्रेनिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दिया है। जो कितनी ड्यूरेशन की रहती है? ये ड्यूरेशन अगर आप टेक्निकली देखें तो एक लैंग्वेज एडिटर को अच्छा लैंग्वेज एडिटर बनने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। उस दौरान वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बट उसके बाद उन्हें पेमेंट मिलती है? नहीं, यहीं पे हमारा थोड़ा डिफरेंस, एक थोड़ा क्या कहते हैं, यूएसपी कह लीजिए हमारा, कि हम पहले 1 महीने के बाद से ही पेमेंट शुरू कर देते हैं। अब क्या है कि हम ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, साथ साथ आपकी पेमेंट भी होती चली जा रही है। फिर जैसे जैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट आपके काम में कम होता चला जाएगा, आपका पेमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो रादर देन आपसे हम पैसे लें और फिर आपको काम दें, वो कई दफ़ा क्या होता है कि लोग को झिझक होती है कि यार व्हाट इफ हम नहीं कर पाए ये काम, तो क्या करेंगे आगे। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप पैसे मत दो, आपसे पैसे मिलेंगे नहीं, आप सिर्फ ट्रेनिंग करें, शिद्दत से करें। और अगर हमारे पास ऐसे भी राइटर्स आए हैं जिन्होंने 3 महीने में काम सीख लिया है, ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 महीने तक कोशिश की, हमने 3 महीने और एक्सटेंशन दिया, फिर वो नहीं सीख पाए। बट थ्रू एंड थ्रू, चाहे आप 3 महीने की ट्रेनिंग हो, 6 महीने की ट्रेनिंग हो, 9 महीने की ट्रेनिंग हो, आप जब तक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं, हम आपके साथ रहते हैं। तो ये उन्हें घर पे बैठे बैठे मिलता है या आपके पास आना पड़ता है? ये वर्क उन्हें फ्रॉम घर होम सॉर्ट ऑफ थिंग है या क्या है? ये वर्क फ्रॉम होम मॉडल ही है, जहाँ पे वो घर पे बैठते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर आप कई बार देखें तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि टाइम बाउंडेड काम होता है कि भाई 9 बजे लॉगिन करना है और 5 बजे तक लॉकडाउन रहना है। हमारा वो मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल है कि भाई आपको हमने काम दे दिया और एक एस्टिमेटेड टर्न अराउंड टाइम कहते हैं हम लोग उसको, कि इतने समय तक आपको वो काम वापस कर देना है। अब आप सुबह के 5 बजे करना चाहती हैं या रात के 12 बजे करना चाहती हैं, दोपहर के 2 बजे करना चाहती हैं, ये आपके ऊपर है। उसमें हमारी कोई बंदिश नहीं है। हमें बस अगर हमने आपको काम दिया है तो हम, अगर आप 13 को काम दे रहे हैं तो मे बी 15 तक हमें वापस चाहिए। अब इस दौरान आप कितने घंटे काम कर रही हैं, आप 2 दिन का काम 1 दिन में कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, वो आपके ऊपर है। बट आप जब काम देंगी तो वो काम बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ आए, बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ आए, तो ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी।
जो लिटरेट इनफ महिलाएं हैं, जो हाउस संभाल रही हैं, घर को संभाल रही हैं, बेसिकली उनके लिए काफ़ी ईज हो जा रहा है इस मॉडल के कारण। करेक्ट। आपको जो भी आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं आप उसे पूरा करें, उनको संभालते हुए अपने हाँ। हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी निकाल कर और अपना काम भी कर सकती हैं पार्ट टाइम घर बैठे बैठे। करेक्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द की यूएसपी हमारे काम का, कि आप अपने घर में बैठ के कैसे भी काम करें, जब भी मन करे तब काम करें। हमारा जब ट्रेनिंग भी होता है तो हम ऑडियो ट्रेनिंग ही करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग का आजकल बहुत सारा ऐप आया हुआ है। ट्रेनिंग भी ऑनलाइन है और उसके लिए भी आप उन्हें पे कर रहे हैं? हाँ, सॉरी, ट्रेनिंग के लिए हम पे नहीं कर रहे हैं। 1 महीने बाद हम ट्रेनिंग अच्छा ओके, इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। हम ट्रेनिंग के लिए पे नहीं करते हैं। आप जब आते हैं हमारे पास, पहले 1 महीना आपको हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ पैसे नहीं देने हैं आपको। उस ट्रेनिंग में आपको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका पोटेंशियल कितना है, क्या आप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, और अगर कर पाएंगी तो क्या ये काम कर पाएंगी या ये वाला काम कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हम लोग अलाइन कर देते हैं। जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप अच्छी हैं, उस फील्ड का काम आपको हम दे देते हैं। और 1 महीने बाद आपका जो पेमेंट वाला प्रोसेस है वो शुरू होता है। पहले महीने आपको हम ट्रेन करते हैं, थोड़ा बहुत काम कराते हैं, उसमें कुछ पैसे नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको एक बेसिक, हमने कहते हैं ना, नींव जब बना दी, तो जब नींव आपका बन जाता है, जब बेसिक तैयार हो गया, उस बेस को और कितना पॉलिश करना है, उस बेस को और कितना बड़ा छोटा फाइन ट्यून करना है, उसके हिसाब से पेमेंट आपको शुरू हो जाता है। आपने बताई बहुत सारी सेवरल प्रॉब्लम्स आपने हमसे डिस्कस करी कि ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, लैंग्वेज होती हैं, क्यूरियस राइटिंग होती है, सबके बस की बात नहीं होती, तो उसको हम लोग पॉलिश करते हैं, डेवलप करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से कर पाते हैं, कैसे सोल्यूशन दे पाते हैं लोगों को? देखिए, पहले आपको हम बता दें कि हम लोग का मॉडल काम कैसे करता है, जो ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो काम कैसे करता है, पहले वो जानना ज़रूरी है। अभी क्या है कि आपके पास समझ लीजिए कोई किताब है, लेट्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वो भी हमारे वन ऑफ द क्लाइंट्स हैं, उनके किताब आ गया आपके पास, ठीक है। आप तक पहुंचने के पहले क्या हुआ, किसी लेखक ने लिखा होगा उसे, ठीक है, किसी ने उसको सजाया होगा कि भाई इस किताब में यहाँ पे टेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे अक्षर जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर जाएगा, यहाँ पे उसका फ़ोटो जाएगा, जिसको हम लोग इमेज कहते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि तो वो इमेज कहाँ जाएगा, वो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, पेज नंबर कहाँ पे जाएगा। अगर नाम लिख रहे हैं तो क्या हम देवेश्वर दयाल कहेंगे या हम दयाल देवेश्वर कहेंगे। हम डेट लिख रहे हैं तो क्या हम 11 मई लिखेंगे या हम मई 11 लिखेंगे। टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। अलग अलग स्टाइल हो गए, तो ये स्टाइल हर एक बुक में एक पर्टिकुलर पब्लिशर का सेम होना चाहिए। अलाइनमेंट, फोटो प्लेसमेंट। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अब क्या है कि ये कौन देखेगा, ये हम जैसे लोग देखते हैं। हम लोग लैंग्वेज एडिटर हो गए, हम लोग प्रूफ रीडर हो गए, हम लोग एक्सेसिबिलिटी राइटर हो गए, हम लोग इंडेक्सर्स हो गए, हम लोग एब्स्ट्रैक्टर्स हो गए। तो एक्सेसिबिलिटी राइटिंग क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे हम बता रहे थे आपको कि वो अलग अलग पार्ट में प्लेस हो गया। जो टाइप सेटर है वो पब्लिशिंग के पहले यही काम हुआ कि पेज का पूरा लेआउट तैयार हुआ, और लेआउट तैयार होने के बाद उसका ग्रामर चेक हुआ, उसका लैंग्वेज चेक हुआ कि जो लेखक कहना चाह रहे हैं क्या वो सही तरीके से उनके ऑडियंस तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या करना चाहिए, वो हम लोग बताते हैं एज अ लैंग्वेज एडिटर। और अब इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई हिंदी भाषी हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिख दी। वो बहुत जानकार हैं आर्किटेक्ट के, आर्किटेक्चर का उनका, उन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल सिर्फ बिल्डिंग्स ही बनाई हैं, मगर अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग हो सकता है या हो सकता ना भी हो। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि किसी इंडियन ऑथर की किताब को हम यूएस में पब्लिश करें तो उसमें बहुत सारी चेंजेस करनी होती हैं, तो वो चेंजेस हम लोग करते हैं एक्सेसिबिलिटी राइटिंग के माध्यम से। अब ठीक है, तो अब आते हैं एक्सेसिबिलिटी राइटिंग के बारे में। अभी तक तो हम सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि आपने क्या लिखा, कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, फिर उनकी पूरी कहानी आपने बता दी। हमने ये भी सुना है कि आप ब्लाइंड एजुकेटर्स की भी हेल्प करते हैं,
तो क्या ये एक्सेसिबिलिटी राइटिंग की तरफ से पॉसिबल ये एक्सेसिबिलिटी राइटिंग का ही पार्ट है। तो ये शुरुआत कैसे हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है, नया क्या काफ़ी साल पुराना रूल है। तो उसमें है कि राइट टू इक्वल एजुकेशन वाली बात है। उसमें क्या है कि उनका मानना है कि अगर कोई इंसान देख नहीं सकता है, दिमाग से सशक्त है, दिमाग से मजबूत है, तो उसे भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक आम आदमी को या औरत को। तो उनके हिसाब से अब क्या है कि भाई आप जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं या जो थोड़ा बहुत देख पाते हैं, उनके लिए क्या काम करना होता है कि आप उन्हें अभी आजकल के ज़माने में एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर आ गया है। बिल्कुल। तो नाम पे ध्यान दीजिए, वो टेक्स्ट टू स्पीच है। सेल फोन्स में भी है। सेल फोन्स में भी है वो। तो वो टेक्स्ट को स्पीच में रीड कर देगा। आपने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ के सुना देगा आपको, भाई जो भी है कि सनराइज इन द ईस्ट, वो बता देगा। ब्लाइंड पीपल के लिए सेल फोन्स चलाने में हेल्प हो जाता है। करेक्ट। अब क्या है कि किताबों की जब बात आती है तो वही किताब में हम क्या करते हैं कि हम जब टेक्स्ट लिखा रहता है तो उसको कन्वर्टर ने पढ़ लिया, लेकिन जब फोटोज आ जाती हैं जिसको हम इमेज कहते हैं एक बड़े रूप में, तो इमेज में क्या हो जाता है कि ग्राफ भी आती हैं, फोटोज भी आती हैं, ड्राइंग्स भी आती हैं, MRIs हो जाती हैं, आपके CT स्कैन्स हो जाते हैं, और इस तरह से जितने भी तरह के इमेजेस आप सोच सकते हैं उन सब इमेजेस को एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे हमारी एंट्री होती है। हम क्या करते हैं कि आपको हर इमेज को हम समझाते हैं कि भाई इस इमेज में चल क्या रहा है। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ग्राफ का यूज़ क्या होता है, ग्राफ आप इसीलिए डालते हो ताकि आपका जो ऑडियंस है, आपका जो रीडर है, उसको एक विजिबिलिटी मिले कि हाँ भाई ग्रोथ यूँ है या ग्रोथ यूँ है। अब एक जो बंदा या बंदी देख नहीं पा रहा है वो तो ये नहीं पता पाएगा कि ग्रोथ ऐसा है या ऐसा है। तो उसको हम बताएंगे कि भाई देखो ग्राफ में 2011 में ग्रोथ इतना था, 12 में इतना था, 14 में इतना था, 16 में इतना था, 20 में इतना है और 24 में इतना हो सकता है। तो हम उस हमारे ऑडियंस को, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस हैं, उन्हें हम वो डेटा दे रहे हैं लिख के, और वो उसके हिसाब से अपने हिसाब से जज कर रहे हैं कि ग्रोथ ऊपर जा रहा है या ग्रोथ नीचे हो रहा है। हम उन्हें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि बताने का मतलब क्या होगा कि आप उन्हें एक तरह से डिस्काउंट कर रहे हैं कि आपको पता नहीं, तो हम बताते कि चलो भाई ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। आपको ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है वो नहीं बताना है, आपको बताना है वो सारा डेटा कि भाई देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। अब तुम देख लो कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तुम बताओ। इमेजेस भी आप एक्सप्लेन करते हैं हम इमेजेस, विजुअली इंपेयर्ड लोगों को। अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक्सेसिबिलिटी राइटिंग जो है वो इमेजेस को एक्सप्लेन करना है। और इमेज किसी भी कुछ भी हो सकता है, वो आईफिल टावर हो सकता है, अपना सामने वाला टीवी टावर हो सकता है, वो हम और आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी राइटिंग जो है वो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं उनको एजुकेट करने के लिए है या उनकी एकेडमिक राइटिंग में मदद के लिए भी है? ये उनको एजुकेट करने के लिए है। ये एकेडमिक राइटिंग में बहुत हेल्प नहीं होता है उससे। ऑफ कोर्स अगर एकेडमिक राइटिंग की किताब आप पढ़ रहे हैं, उसका कोर्स कर रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर आप देखें तो एक्सेसिबिलिटी राइटिंग ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके एजुकेशन के लिए है, ब्लाइंड लोगों के एजुकेशन का काम आता है, ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके। अगर आप कुछ साइकोलॉजी की बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पढ़ के समझ के। अगर आपको लिटरेसी रेट की बात करनी है, अगर आप वो ग्राफ नहीं देख पा रहे हैं तो हम बताएंगे कि आपको भाई देखो ये वाला ग्राफ इतना था, इतना परसेंट था, ये वाला ग्राफ इतना परसेंट था, अब तुम देख लो कि ये ग्रोथ है या डाउनफॉल है। आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं जो अभी आपसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जिनके लिए आप काम करते हैं? अभी हमारे तो इनडायरेक्ट क्लाइंट्स जो हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स का नाम तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट जो हमारे इनडायरेक्ट क्लाइंट्स हैं वो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, हमारा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो गया, मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, सेज पब्लिशिंग हो गया, और वॉल्टर्स क्लूवर हो गया, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं नामी गिरामी। पियर्सन पब्लिशिंग है, आप लोग शायद टाटा मैग्रॉ हिल के बारे में सुने होंगे, तो हम लोग मैग्रॉ हिल की किताबों को भी एडिट करते हैं। फेमस और क्वालिटी पब्लिकेशन है जी। तो इन सब पब्लिशर्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि
ये क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। इनकी किताबों में आपको एरर ना के बराबर मिलता है। तो इनका सारा फोकस टाइमली डिलीवरी, मतलब कि उनकी जब किताब आए तो हमारी वजह से डिले ना हो, हमारी वजह से उनका नाम खराब ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये बहुत सेलेक्ट वेंडर्स को, हम लोग वेंडर्स कहलाते हैं, सेलेक्ट वेंडर्स को ही काम देते हैं ये। तो उसमें से हम में से कुछ लोग हैं जो क्वालिटी इन्हें इंश्योर करते हैं। तो हमारा काम डायरेक्टली तो अभी ऑक्सफोर्ड तक जा हमारा ही काम रहा है, बट चैनल हमारा डायरेक्ट नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पता है कि हम काम कर रहे हैं, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑडियंस को नहीं पता है कि वो काम हम कर रहे हैं। तो ये एक बस एग्जाम्पल हुआ। उसमें यही है कि हम लोग अपने एंड से अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी राइटिंग की बात हो गई, या वो लैंग्वेज एडिटिंग की बात हो गई, या फिर स्टाइल एडिटिंग की बात हो गई। तो ये तीन हमारा फोटे है, ये तीन हमारा एक्सपर्टीज़ का एरिया है जिस पे हम लोग। जब इतनी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आपके अगल बगल, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कैसे क्वालिटी इंश्योर कर पाते हैं? देखिए, क्वालिटी का क्या है ना कि हमारे यहाँ कोई भी काम जब जाता है तो पहले तो आपकी ट्रेनिंग इतनी रिग्रेस होती है कि आपको, जैसे कहते हैं ना, कैसे बताएं, ट्रेनिंग ही हम आपको ऐसा दे देते हैं कि आप का बेस हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और उस हर पब्लिशर का अपना एक सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि चेकलिस्ट हम बना देते हैं कि इस पब्लिशर को ये आइटम्स चाहिए, तो इन पे आप खास ध्यान रखें। अब कोई भी राइटर अगर, या लैंग्वेज एडिटर या एक्सेसिबिलिटी राइटर अगर कोई भी काम करता है तो वो सीधा पब्लिशर के पास नहीं जाता है। वो उसके बाद उसमें दो चेक्स होती हैं। एक क्वालिटी कंट्रोलर होता है, या क्वालिटी एनालिस्ट भी कहते हैं उसे। तो वो उसका एनालाइज करता है पहले किसी भी राइटर के किए हुए काम को, काम करके एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई इस बंदे ने या बंदी ने अच्छा काम किया, ख़राब काम किया। अच्छा काम किया तो ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है उसके काम में, वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वो लिस्ट एक प्रोग्राम मैनेजर को दिया जाता है कि भाई इन्होंने एक काम किया, इस काम में इतनी सारी गलतियाँ थी और इतने सारे अच्छे अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। तो दो चेक जब होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में 4 आई प्रिंसिपल। मतलब 2 पेयर ऑफ आईज। तो जाहिर सी बात है, आप अगर एक बार काम करोगे और अगला एक बार उसी काम को देखेगा तो कुछ खामियां निकाल सकता है, या हो सकता है उसको और एनहांस भी कर दे। तो हम जब पहले पेयर में एक टीम देखती है, दूसरे पेयर में दूसरी टीम देखती है, ऐसा है क्या? नहीं, पेयर मतलब हम एक ही इंसान की दोनों आंखें की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक पेयर ऑफ आईज ने लिखा, दूसरे पेयर ऑफ आईज ने उसे प्रूफ रीड किया या उसका क्वालिटी चेक किया कि भैया कितनी बढ़िया क्वालिटी है या कितनी बुरी क्वालिटी है। अगर क्वालिटी बुरी है, हम दोबारा से लिखवाते हैं उस काम को, दोबारा करवाते हैं। और क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है इसमें, इस काम को करने के लिए, ये नहीं कि अगर कोई बंदा ख़राब काम किया जा रहा है तो हमसे बार बार लिखवाते जाए, बार बार लिखवाते जाए, वैसा नहीं होता है। एक चांस मिलेगा, सही करो। क्या स्किल्स होनी चाहिए किसी पर्सन में कि वो आपसे जुड़ सके, और आप उसमें क्या ऐड ऑन करते हैं स्किल्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है? मतलब इनिशियली क्या उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए और क्या ऐड ऑन? सबसे पहले तो भैया ईमानदारी होनी चाहिए, और ईमानदारी खुद से होनी चाहिए कि भाई मुझे काम करना है। ये नहीं कि चलो ठीक है ना कर लेंगे, वो अप्रोच नहीं चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से ईमानदार रहिए कि भाई मुझे काम करके अपना नाम बनाना है, अपने पैसे बनाने हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आपको अर्निंग करना है तो पहले आप लर्निंग करिए और बाद में उस लर्निंग से एल हटा दीजिए, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हम जब किसी को भी हायर करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं कि उनका जो ग्रामर है, रिटन स्किल अंग्रेज़ी का, वो कितना बढ़िया है। अगर बेसिक ग्रामर है, हमें उतने में हमारा काम हो जाता है। अगर ग्रामर अच्छा है, आप कह नहीं पा रहे हैं मगर आप अच्छा लिख लेते हैं, हमें उतने में ही काम हमारा चल जाता है। और कुछ काम ऐसे भी है जहाँ पे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेसिक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू आपका किस तरह से जनरेट हो पाता है? और रेवेन्यू तो बड़ा सिंपल है ना जी, कि हम काम करते हैं, क्लाइंट पैसे देते हैं, हम मेजर चंक अपने राइटर्स को देते हैं। अनलाइक ये भी एक हमारी यूएसपी है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे
तो क्या होता है कि राइटर्स जो होते हैं उनको जो परसेंटेज मिलता है काम करने का बड़ा कम रहता है। हमारे यहाँ क्या है कि उन्हीं का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और बाकी सबका परसेंटेज कम है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो भाई पैसे भी बढ़िया मिलने चाहिए। ये राइटर्स और एकेडमिशियंस के लिए एक अच्छा पार्ट हो जाता है। जी जी। अगर बात करें हम आपके एक अचीवमेंट के बारे में, तो आओ प्रोग्राम की तरफ से आपको 4th पोजीशन हासिल हुआ था। ये आओ प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में हमें बताएं और किस तरह से आपने ये अचीव किया था। ठीक है, ये जो AWE कहते हैं, इसको आओ प्रोग्राम भी कहा जाता है इसे, ये US काउंसुलेट का एक प्रोग्राम है, जिसका कि अगर आप कहें तो ये कहते हैं ये अमेरिकन वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्या है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए अमेरिकी सरकार की एक पहल है, जहाँ पे वो उन्हें मौका देते हैं अपनी बात को रखने का, अपने पोटेंशियल को प्रूव करने का, और अपने आप को कई बार आपको वो सपोर्ट करते हैं ग्रांट्स दे के, फंड्स दे के। तो अब क्या है कि AWE हम जब गए वहाँ पे, तो वहाँ से एक अलग ही दिशा, एक कहते हैं ना, काम तो कर रहे थे हम बहुत सालों से, बट AWE के आने से क्या हुआ कि पॉलिश हो गया काम हमारा। देवेश्वर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। थैंक गॉड।